नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के सिलेबस की, साथ में उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरा डिटेल सिलेबस एनालिसिस रहेगा और एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस क्लियर रहे, क्योंकि जब तक सिलेबस क्लियर नहीं है तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। सिलेबस एकदम आपको क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए, तब भी आप बोलोगे हाँ ये सर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं या ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए सिलेबस को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको सभी प्रकार के कोर्सेस मिल जाएंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड, और बहुत सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑल एग्जाम प्लेस सर्च कीजिएगा। साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे फॉरेस्ट मेंस के, साथ में फ्री पीडीएफ के रूप में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, डेली क्विज मिल जाएंगे और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस हैं। जैसे फॉरेस्ट सर्विस का कोर्स है जो कि अभी ऑफर में चल रहा है, मेंस का कोर्स लेना चाहें तो आप जरूर ले सकते हैं। केवल 4,999 रुपए में मिल जाएगा, 1,000 रुपए और ऑफ है, वो भी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बता दूं 2020 वाले जो मेंस हैं उसमें हमारे 34 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिनका अभी इंटरव्यू होने वाला है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है फॉरेस्ट मेंस 2020 का, तो उस हिसाब से आप बढ़िया वाली तैयारी कीजिएगा, है ना। इसके साथ साथ कोई डाउट लगे तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे आप कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को समझिए आप। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही ईजी है। एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इस एग्जाम पैटर्न में। सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है कि ए सेक्शन जो रहेगा उसमें एमपी है, करंट अफेयर है और आईटी टेक्नोलॉजी है, बस। जो कि आपका 150 मार्क्स का रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, है ना। तो ए सेक्शन जो रहेगा बेसिकली आपका क्या रहेगा, वो एमपीजी के, और ये ऑलरेडी आपको पता है, ये प्री में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। तो प्री की जो आपकी यूनिट है वही एमपी की यूनिट यहां पर दे रखी है, सेक्शन ए। सेक्शन बी आपके लिए नया होने वाला है, खासकर वानिकी यानी फॉरेस्ट्री आपके लिए न्यू होने वाला है काफी ज्यादा। फिर आपका सामान्य विज्ञान लिखा है, लेकिन वो सामान्य नहीं है, विज्ञान काफी डिटेल में है। और ये होने वाले हैं आपके 100 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 300 मार्क्स का रहेगा। टोटल आप देखेंगे तो 450 मार्क्स का आपका रिटर्न है। इंटरव्यू केवल और केवल 50 मार्क्स का है, तो भैया इंटरव्यू का ज्यादा वेटेज यहां पर नहीं है। जो भी सिलेक्शन होगा ना, तो मेंस में आपके मार्क्स के बेसिस पे ही होने वाला है, क्योंकि 450 मार्क्स यहां पर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और 50 मार्क्स का केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है। टोटल 500 मार्क्स में ही आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनने वाली है, जिसके बाद आप फॉरेस्ट रेंजर, परियोजना क्षेत्रफल या फिर एसीएफ के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। कट ऑफ जितना जाएगा वो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूं अंदाजन। 2020 में जो मेरे स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का 267 था मेंस में, ओबीसी कैटेगरी, है ना, उसको कॉल आ चुका था इंटरव्यू के लिए, है ना। उसके ऊपर वाले भी और स्टूडेंट है, मैं मिनिमम वाला बता रहा हूं जो मुझे याद है। 267 पे एक ओबीसी स्टूडेंट है जिसको कॉल आया है इंटरव्यू 2020 के लिए, पैटर्न यही वाला है। तो इतना आप देख लीजिए। ओवरव्यू भी आप देखेंगे तो कम से कम 300 प्लस का टारगेट लेके चलो कि मेंस में आपके कितने आए, 300 प्लस आए, क्योंकि वैकेंसी कम रहेंगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके, जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो सकता है। तो 300 प्लस का टारगेट कम से कम आप सेट करके चलना। बात करते हैं यहां पर, तो आप देख पाएंगे यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी याद रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है भाई साहब। सही पे 3 मिलेंगे, गलत पर एक उत्तर 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी 1/3 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की, है ना। 3 प्रश्न गलत करोगे तो 9 मार्क्स कट जाएंगे भैया, या मैं कहूं 1 मार्क्स कट जाएगा एक गलत पे, है ना। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा और 3 सही मिलने पर होंगे, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। दोनों में आपका रहेगा पेपर, है ना। साक्षात्कार जो है 50 होगा, इसमें न्यूनतम अंक उत्तर निर्धारित नहीं है, तो आप अगर कम मार्क्स भी लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले होता था कि भाई 50 का
20% मिनिमम लाना पड़ता था या 40% मिनिमम लाना पड़ता था। वो वाला रूल नहीं है, कोई भी न्यूनतम नहीं लाना है आपको। बस मेंस में आपने अच्छे से ले आया, रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आए ना 450 में, तो आप अगर इंटरव्यू में कम भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है ना। तो ये चीज का फायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी प्रकार सिलेक्शन आपको पता ही है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा तो है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन पिछली बार भी नहीं हुआ, ऑफलाइन ही हुआ है, तो ऑफलाइन ही होगा इस बार भी, है ना। लास्ट ईयर भी बोला था ऑनलाइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार भी ऑफलाइन ही होने वाला है, तो ऑफलाइन ही होगा आपका, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे सिलेबस की डिटेल में एनालिसिस करते हैं यहाँ पर हम। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ए सेक्शन की। तो ए सेक्शन आपने ऑलरेडी प्री में देखा है, क्या क्या भाई, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, है ना। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो ये एमपी प्री में जो पहला वाली यूनिट है वही यूनिट है, सेम एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आपने प्री में इसे अच्छे से पढ़ा है तो आपका ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपकी सेकेंड यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी आपकी प्री में यूनिट है ना। ये वाली यूनिट भी आपने प्री में पढ़ रखी है, सेम एज इट इज ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर आती है आपकी थर्ड यूनिट जो कि है राजनीति एंड अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी आपने एमपी पीएससी प्री में पढ़ रखा है, पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। फोर्थ यूनिट ये भी आपने ऑलरेडी सेम है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और करंट अफेयर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो ये भी ऑलरेडी प्री का ही सिलेबस है, कुछ चेंजेस नहीं है। करंट इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी के, वो भी पूरा सेम है। पांचवी यूनिट भी यहाँ पर एमपीपीएससी प्री में आपने पढ़ रखी है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी वाली, आईटी एंड टेक्नोलॉजी। ये भी पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। तो देखा जाए तो लगभग 1/3 आपका मेंस का सिलेबस, जी हाँ 1/3, क्योंकि टोटल है 15 यूनिट, 15 में 5 यूनिट आपने ऑलरेडी प्री में कवर कर रखी है ना। 5 यूनिट आपने प्री में कवर कर रखी है, बचती है 10 यूनिट जो कि आपको एफर्ट लगानी है। ये 10 यूनिट ही आपको अच्छे से पढ़ना है। 10 यूनिट में भी आप देखेंगे तो फॉरेस्ट्री की खाली 4 यूनिट है, फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट है। फिर आपका साइंस आ जाएगा, तो साइंस में आप देखेंगे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और एनवायरमेंट वाला पार्ट में अगर मैं डाल दूं इसमें तो 4 यूनिट आप देखेंगे। 3 यूनिट तो प्योर कोर साइंस हो गया और 1 यूनिट जो हो गई आपकी एनवायरमेंट की हो गई, तो 4 यूनिट ये हो गई। 1 यूनिट आपकी एमपी के ट्राइब की है, ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर आपकी कौन सी यूनिट आएगी, मैथ प्लस रीजनिंग वाली, ये भी आपने प्री में सीसेट के लिए पढ़ाई हुआ है। तो देखा जाए आपको पढ़ना क्या है, 4 यूनिट ये पढ़नी और 4 यूनिट ये पढ़नी है। मोटा मोटी 8 यूनिट पे फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। बाकी आपने प्री में 5 यूनिट पढ़ रखी है, मैथ रीजनिंग की 1 यूनिट पढ़ रखी है, एमपी की ट्राइब की, एमपी जीके में आपने पढ़ रखी है। मेन जो फोकस होना चाहिए फॉरेस्ट्री एंड साइंस पे होना चाहिए। जी हाँ, फॉरेस्ट्री एंड साइंस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। डिटेल एनालिसिस करते। फॉरेस्ट्री में पहली यूनिट है 1 and 1 की, यानी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन है, फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कशन है। साथ में कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, है ना, भारत में, मध्य प्रदेश में उनका वर्गीकरण कैसा है ना। इसके अलावा आपका रेशियो क्या है, परसेंटेज कितना है, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस टाइप से उसको क्लासिफाई किया गया, ये पूरा पहले वाले चैप्टर में। साथ में कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्री है, उनके बॉटेनिकल नाम, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको पूरा यूट्यूब पे 2020 का जो मेंस हुआ है उसका डिस्कशन कराऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज, ताकि आपको क्लियर रहे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमारे नोट्स से, हमारे क्लासेस से किस तरह से आपको हेल्प मिली है ना, वो भी बताऊंगा। इसी प्रकार वन उपयोजन यानी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, जहां पर फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो आपकी वुडी हो जाती है, लकड़ी। तो लकड़ी जैसे काटने से लेके, है ना, लकड़ी के काटने से लेके लकड़ी में जो प्रोसेसिंग होती है, सीजनिंग हो गई आपकी, प्रिजर्वेशन हो गया, है ना, उसके बाद जो लकड़ी के प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे
पल्प हो, पेपर हो, चाहे आपके बेसिकली प्लाईवुड हो, पार्टिकल बोर्ड हो, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर साथ में एक यहाँ पर यूनिट एक्स्ट्रा है फॉरेस्ट मेजरमेंट, ये खुद में एक यूनिट है एक्चुअली में। और साथ में जो नॉन वुड प्रोडक्ट होते हैं, नॉन वुड प्रोडक्ट है ना, नॉन वुड प्रोडक्ट है बेसिकली, जो उसके बारे में अलग अलग लकड़ी को छोड़ के जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे भाई हनी हो गई, जैसे आपकी राल हो गई, जैसे आपकी डाई हो गई, रेजिन हो गई, ऑयल हो गए, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है कि किस पेड़ से मिलते हैं, बॉटेनिकल नाम क्या है उनका, है ना, और कहां पर लोकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं, कहां यूजेस है, तो वो आपको यहां पर पढ़ना है। फिर आपकी आएगी थर्ड यूनिट फॉरेस्ट्री की पूरी पॉलिसी और लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, जहां पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उनके बारे में उनका कंपैरिजन, फिर फॉरेस्ट लॉ जो आ गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया 27 का, 2002 का, 2006 का, है ना, साथ में वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया, अमेंडमेंट आ गए उसके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, है ना, ट्राइबल आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आ गया जो 2019 का है, अमेंडमेंट वाला, है ना, साथ में बाम्बू फ्रीड फॉर्म फॉर प्रोड्यूस हो गए। फिर यहां पर एक्स्ट्रा में देखेंगे तो जेएफएम जो टेक्निक्स हैं वो यहां पर आ जाएंगी, सोशल फॉरेस्ट्री आ गई, एग्रो फॉरेस्ट्री आ गई, फार्म फॉरेस्ट्री आ गई, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आ गई। कुल मिला के पूरा का पूरा आर्टिकल से रिलेटेड है ना। साथ में जो लास्ट वाले जो टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री कह सकते हो, उससे रिलेटेड है, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, किस तरह का होता है, ये आपको पढ़ना है। और यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन आया था कि भैया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कितने अध्याय हैं यानी चैप्टर हैं, इस तरह के क्वेश्चन आया था, कितने पार्ट हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन या ये एक्ट कब पारित किया गया या किसके रिपोर्ट के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर ये पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई थी, है ना, या इनका कंपैरिजन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1890-24 के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे थ्योरी बेस्ड, है ना। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, बस याद रखनी है चीजें। यहाँ पर लास्ट है वो है वन रक्षण। वन रक्षण यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में आप देखेंगे तो आधा पार्ट जो है बेसिकली आपका क्या फॉरेस्ट्री है और आधा पार्ट मैं कहूंगा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जैसे भाई आप देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन, है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, है ना। इसी प्रकार आपका नेशनल पार्क आपने पढ़े होंगे, सेंसस आपने पढ़ा होगा, इकोसिस्टम सर्विस तो चलो एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया, है ना। ऐसे ही रिजर्व फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, वाटर कंजर्वेशन हो गया, तो फॉरेस्टेशन हो गया। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। आधा पार्ट आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज एजेंसी, मतलब फॉरेस्ट को किस तरह से हानि पहुंचती है, क्या क्या कारण होते हैं, जैसे आदमी के कारण क्या हानि हो सकती है, जानवरों के कारण क्या हानि होती है, कीड़े मकोड़ों के कारण क्या हानि होती है, एनवायरनमेंट के कारण हानि क्या होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट फायर पे, है ना, तो वो रेखती हुई आग किसे कहते हैं क्वेश्चन आया था, और ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी था क्लास में यूट्यूब पे भी, है ना। ऐसे ग्रेजिंग और ग्रेजिंग मैनेजमेंट पे, है ना, जब हम चराई कराते हैं तो उसकी क्या प्रबंधन होता है, किस तरह से नुकसान पहुंचता है ना, जंगलों को, तो वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। बाकी आप देखेंगे पूरा का पूरा एक यूनिट यहाँ पर है फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली एक्स्ट्रा में। बाकी आपकी ये देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक यूनिट है एक्स्ट्रा वाली, बाकी आपका पूरा का पूरा बेसिक ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर पढ़ी होंगी, है ना। तो ये 4 यूनिट है फॉरेस्ट्री में। फिर आएगा एमपी की ट्राइब, तो एमपी की ट्राइब को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है पूरा का पूरा, जिसमें जितनी ट्राइब लिखी है, भील, गोंड, बेगा और एक्स्ट्रा, यानी पूरी ट्राइब तो पढ़नी है जितनी है ना। उसके बाद स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब में बेगा, भारतीय, सहारिया, इनके बारे में। फिर जनरल इंट्रोडक्शन, इनका रीजन कहां कहां पे पाई जाती है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी बोली क्या है ना। मेजर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो ट्राइबल पे हैं, उनके मेले कौन से हैं, फेस्टिवल मेले कौन से हैं, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब आपको पढ़ना है। साथ में वेलफेयर स्कीम क्या है इन ट्राइब के लिए, है ना। रोल ऑफ ट्राइब क्या है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो इन ट्राइब्स ने किए थे, है ना। तो वो आपको पढ़ना है। ये ऑलरेडी आपने एमपीजीके में अच्छे से पढ़ा है, बस थोड़ा सा और स्पेसिफिक इसको डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसी प्रकार
फिर आता है यहां पर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप देखेंगे पहला टॉपिक आप देखेंगे जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक साम्य, इसके अंदर आपका एक टॉपिक आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहां पर एसिड बेस और क्षार वाला टॉपिक आ जाएगा, पीएच स्केल आ जाएगा। फिर इसमें वही अभिक्रियाओं के प्रकार आ जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर यहां पर आप देखेंगे तो रासायनिक यौगिक के गुण और उनका उपयोग बनाने की विधि, जिसमें आपके अलग अलग दे रखा है, जल, कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला आ सकते हैं, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आप देखेंगे भवन निर्माण संबंधी, है ना, चूना, सीमेंट, कांच, इस्पात, इनका क्या है। फिर आप देखेंगे यहां पर आवर्त सारणी में धातु की बात हो रही है, यहां पर मेटल की बात होगी, है ना। ऐसे ही आपका धातु कर्म की बात होगी यहां पर मेन टॉपिक, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आधातु आ जाएगी, है ना, धातु पढ़ लिया, आधातु आ गई। आधातु के बाद देखेंगे तो आपके कार्बनिक यौगिक आ जाएंगे, है ना, और इसमें बहुत सारे यौगिक हैं। इसके अलावा आपके जो बहुलक है, बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं है ना, नॉर्मली केमिस्ट्री है, लेकिन जो लेवल रहने वाला मैं आपको बता दूं 11th-12th लेवल रहने वाला है केमिस्ट्री का, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल 10th लेवल का पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, आपको 11th-12th लेवल के हिसाब से ही यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है, तभी आपका होगा। फिर आपका आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपको 11th और 12th का लेवल ही रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो 11th-12th लेवल के ही यहां पर देखने को मिलने वाले हैं आपको। इसमें मोटा मोटी आप देखेंगे तो एनर्जी वाली एक यूनिट है, ऊर्जा वाली एक यूनिट है, एनर्जी वाली। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट आएगी वो आपकी लाइट वाली आएगी, प्रकाश वाली आएगी। थर्ड यूनिट आप देखेंगे जो होगी आपकी कौन सी, विद्युत और उसके प्रभाव वाली, यानी इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म वाली यूनिट। बस, तो ये आप देखेंगे 3 यूनिट में ही आपका खेल खत्म हो जाता है। एक एनर्जी, दूसरी आपकी लाइट और तीसरी यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी उसके सब टॉपिक है। तो इसमें आपको अगर मैं कहूं 11th-12th के, तो 11th-12th के बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है, बेसिकली आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी आएंगी। लाइट पढ़ना है, मतलब ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है वो आपको पढ़नी है, उसमें पूरा डिटेल में आपको आ जाएगा। तो 3 मेन जो टॉपिक हैं ये आपको डिटेल में करने, साथ में न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देना भाई, न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल होंगे फिजिक्स में, 10% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन ही थ्योरी बेस होंगे। तो न्यूमेरिकल पे फोकस ज्यादा करना है यहां पर आपको, है ना। इसके बाद फिर आपकी आ जाती है यहां पर जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में देखिए क्या है, जंतु पोषण आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, या मैं कहूं ह्यूमन बॉडी पूरी आपको पढ़नी है। ह्यूमन बॉडी आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है ना, पूरा ही ह्यूमन बॉडी है डिटेल में लेके ना। इसी प्रकार ह्यूमन बॉडी के बाद आप देखेंगे वही आपका पूरा ही आ गया ह्यूमन बॉडी। साथ में आप देखेंगे यहां पर उत्सर्जन आ जाएगा पौधों में, जी हाँ, पौधों की बात आ जाएगी यहां पर आपका एक्सर्शन आ जाएगा प्लांट में, प्लांट की बात करनी पड़ेगी यहां पर। इसी प्रकार आपका फिर प्लांट से रिलेटेड चीजें काफी पढ़नी है यहां पर, है ना। ये देखिए वृद्धि, प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, तो प्लांट में आपका प्रोडक्शन जो है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पर जेनेटिक्स भी आपको पढ़ना है, अनुवांशिकी और एवं विकास वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। पादप वर्गीकरण के सिद्धांत आपको पूरे पढ़ने हैं। तो आपको यहां पर बायो में देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी पूरी पढ़नी है ना। प्लांट आपको पढ़ना है, प्लांट किंगडम आपको पूरा पढ़ना है ना, प्लांट किंगडम आपको पूरा पढ़ना है। इसी प्रकार आपको ह्यूमन बॉडी के साथ प्लांट किंगडम, इसी प्रकार न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें विटामिन और पोषक तत्व पूरा आ जाए। तो 3 पार्ट में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी आपका सिलेबस बटा हुआ है। बाकी मैं इसमें डिटेल वीडियो भी लाऊंगा एनालिसिस के हिसाब से, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए वो भी मैं लेके आऊंगा, ताकि आपको क्लियर रहे। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो मोटा मोटी 3 पार्ट में आपका बटा हुआ है पूरा का पूरा बायो वाला सिलेबस जो है इसका। फिर आता है आपका यहां पर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में देखेंगे पहला पार्ट तो आपका बायोडायवर्सिटी वाला आ जाता है ना। उसके बाद जो सेकंड पार्ट देखेंगे आपका बायोडायवर्सिटी के बाद आप देखेंगे पहला पार्ट तो बायोडायवर्सिटी का है, पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसमें देखेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर
पॉल्यूशन आ जाएगा, सेकेंड पार्ट जो है पॉल्यूशन वाला है, प्रदूषण वाला है। थर्ड पार्ट देखेंगे वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है। थर्ड पार्ट देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, जिसमें डिजास्टर आ जाएंगे। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट इसमें देखेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन वाला है। फोर्थ पार्ट जो है यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन वाला है बस, और साथ में उससे रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं बस। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो बायोडायवर्सिटी एक पार्ट हो गया जो आपको डिटेल में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट पॉल्यूशन हो गया जो आपको डिटेल में पढ़ना है, थर्ड पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया जिसमें अलग अलग डिजास्टर आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, है ना, आपका भूकंप आ जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा। फिर आपका ह्यूमन पॉपुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा, मानव जनसंख्या और पर्यावरण वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। मोटा मोटी 4 टॉपिक हैं जिसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे हैं, तो इसको आपको डिटेल में करना है, ठीक है। फिर आपका लास्ट यूनिट है गणित और मानसिक अभियोक्ता। इसमें भी आप देखेंगे तो पूरा अर्थमेटिक है, देखो पूरा अर्थमेटिक है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको करना ही करना है। अलग से आपको देखो एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है, अलजेब्रा दे रखा है, अलजेब्रा डिटेल में करना है पूरा, है ना। अर्थमेटिक पूरा ही करना है आपको, अलजेब्रा डिटेल में करना है। इसी प्रकार ज्योमेट्री डिटेल में करनी है, टिग्नोमेट्री डिटेल में करनी है। फिर ये रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और उससे रिलेटेड। तो कुल मिला के रीजनिंग भी पूरा ही आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी आपको पूरा ही पढ़ना है, ये चीज करनी है। तो इतना सारा जब आप करोगे पूरा का पूरा, जब यूनिट 15 देखें करेंगे तब जाके आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है फॉरेस्ट मेंस का, जिसमें आप देख रहे हो लगभग आप देखोगे 1/3 जो पार्ट है, बेसिकली 1/3 भाग जो है वो प्री में आपको ऑलरेडी कवर हो जाता है। आपको मोटा मोटी 8 यूनिट कवर करनी है, फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट कवर करनी है और 4 यूनिट साइंस वाली करनी है, जिसमें बायो आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया और एनवायरमेंट आ गया। बाकी मैथ, रीजनिंग और एमपी वाला पार्ट आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बाकी न्यू बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फॉरेस्ट मेंस के लिए, साथ में प्री प्लस मेंस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, नए बैच एकदम फ्रेश। तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो आप नीचे दिए नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे पूछ लीजिएगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और किस तरह के क्वेश्चन आए वो भी लेके आऊंगा। और इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।